साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ स्टूडियो शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, उसी को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ट्रांस फैट पर तृतीय प्रगति रिपोर्ट जारी की गई है, इसके संबंध में। तो देखिए, यह वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2023 तक औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड, जिसे शॉर्ट में आप TFA के नाम से जानते हैं, के वैश्विक उन्मूलन के लक्ष्य की दिशा में वैश्विक प्रगति की निगरानी करती है। WHO ने वर्ष 2023 तक वैश्विक खाद्य आपूर्ति से औद्योगिक रूप से उत्पादित कृत्रिम ट्रांस फैट को समाप्त करने के लिए एक व्यापक योजना प्रारंभ की है। इसे रिप्लेस नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? रिप्लेस नाम दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, रिप्लेस क्या है। इसके जो प्रमुख निष्कर्ष हैं उनकी यदि बात करें तो अनिवार्य TFA ट्रांस क्या कहते हैं ट्रांस फैटी एसिड नीतियां वर्तमान में 57 देशों में प्रभावी हैं। इनमें से 40 देशों में सर्वोत्तम अभ्यास नीतियां प्रभावी हैं। भारत, बांग्लादेश, फिलीपींस और यूक्रेन सर्वोत्तम अभ्यास नीतियां लागू करने वाले प्रथम निम्न मध्यम आय वाले देश बन गए हैं। यह रिपोर्ट जो TFA है, TFA के विनियमन के लिए भारत के प्रयासों को रेखांकित करती है। ट्रांस फैट असंतृप्त फैटी एसिड होते हैं। ध्यान रखिएगा कि संतृप्त होता है या असंतृप्त। यह असंतृप्त फैटी एसिड होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला ट्रांस फैट, इसे जुगाली करने वाले पशुओं जैसे कि गाय और भेड़ से प्राप्त किया जाता है। दूसरा है औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट, इसे औद्योगिक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसके तहत तरल को ठोस में परिवर्तित करने के लिए वनस्पति तेल में हाइड्रोजन को मिश्रित किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत तेल, पार्सली हाइड्रोजनेटेड ऑयल PHO का निर्माण होता है। इनका अल्प मात्रा में सेवन स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालता है। प्रतिदिन उपभोग किए गए ट्रांस फैट से प्राप्त प्रत्येक अतिरिक्त 2% कैलोरी कण कोरोनरी हृदय रोग CHD का जोखिम 23% तक बढ़ जाता है। अब यहाँ पे जो रिप्लेस पहल है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो कि औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड का उन्मूलन के लिए जो कार्यक्रम, उसी को दिया गया नाम दिया गया रिप्लेस। रिप्लेस में प्रत्येक अक्षर का मतलब क्या है? इसमें RE जो है वो रिव्यू को रिप्रेजेंट करता है अर्थात समीक्षा को। वहीं P का मतलब प्रमोट अर्थात प्रोत्साहन, L का मतलब कानून बनाना या लेजिस्लेट, A का मतलब है एसेस अर्थात आकलन, और C है क्रिएट अर्थात सृजित करना, और E है इन्फोर्स अर्थात लागू करना। तो देखिए, समीक्षा के अंतर्गत क्या होगा? औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट के आहार स्रोत और आवश्यक नीतिगत परिवर्तन के लिए परिदृश्य, और वहीं प्रोत्साहन के तहत स्वस्थ वसा और तेलों के माध्यम से औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट का प्रतिस्थापन। कानून बनाने में क्या होगा? या औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को समाप्त करने के लिए विनियामक कार्रवाई करना, और वहीं आकलन के अंतर्गत और खाद्य आपूर्ति में ट्रांस फैट की मात्रा तथा आबादी में ट्रांस फैट के उपभोग में बदलाव की निगरानी करना। वहीं सृजित करना में क्या आएगा? नीति निर्माताओं, उत्पादकों, आपूर्तिकर्ताओं और जनता के बीच TFA के नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में जागरूकता का प्रसार करना। और लागू करना में क्या? इन्फोर्समेंट, नीतियों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना। यहाँ पे कुछ अन्य चीजों को देखें तो खाद्य अपमिश्रण निवारण PFA नियम वर्ष 1954 में लागू किए गए थे। वर्ष 2010 में FSSAI ने सिफारिश की थी कि वनस्पति में TFA 3 वर्ष की अवधि के भीतर 5% तक हो, मतलब कर देने चाहिए। वहीं वर्ष 2018 में FSSAI द्वारा इंडिया @75% 2022 तक ट्रांस फैट से मुक्ति अभियान शुरू किया गया था, और 2019 में ट्रांस फैट लोगो लॉन्च किया गया, और वर्ष 2020 में FSSAI ने खाद्य निर्माताओं के लिए पोषण लेवल पर TFA कंटेंट घोषित करना अनिवार्य किया था, और वर्ष 2021 में FSSAI ने TFA को सीमित कर दिया था, जो जनवरी 2022 से सभी तेल और वसा के लिए उनके द्रव्यमान की तुलना में 2% से अधिक नहीं हो सकता है। आगे बात करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। तो इसके बारे में देखें तो देखिए, यह रिपोर्ट कोविड-19 वैश्विक महामारी की पृष्ठभूमि में मलेरिया की रोकथाम हेतु देशों द्वारा की गई कार्रवाई का आकलन करती है। इसके जो मुख्य निष्कर्ष उनकी बात करें तो 85 मलेरिया स्थानिक देशों में वर्ष 2019 में 227 मिलियन मामलों की तुलना में वर्ष 2020 में मलेरिया के अनुमानित 241 मिलियन मामले दर्ज किए गए हैं। ठीक है, 227 की तुलना में 241 मिलियन मामले दर्ज हुए हैं, और वर्ष 2019 और 2020 के मध्य मलेरिया के मामलों में
कमी को बनाए रखने में प्रगति दर्ज करने वाला भारत एकमात्र उच्च मलेरिया भार वाला देश था। वहीं उप सहारा अफ्रीका में मलेरिया सर्वाधिक प्रभावी है। वर्ष 2020 में मलेरिया के सभी मामलों का लगभग 95% और मलेरिया से होने वाली मौतों का 96% इसी क्षेत्र से संबंधित था। उप सहारा अफ्रीका से मलेरिया की रोकथाम के बारे में बात करें तो WHO ग्लोबल मलेरिया प्रोग्राम GMP मलेरिया को नियंत्रित करने और समाप्त करने के लिए WHO के वैश्विक प्रयासों के समन्वय के लिए उत्तरदायी है। इसके कार्य मलेरिया के लिए वैश्विक तकनीकी रणनीति 2016 से 2030 तक निर्देशित हैं। इसे मई 2015 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अपनाया गया था और इसे वर्ष 2021 में अपडेट किया गया है। वैश्विक तकनीकी रणनीति GTS वर्ष 2030 तक वैश्विक मलेरिया मामलों और संबंधित मृत्यु दर को कम से कम 90% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित करती है। भारत द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल क्या है उनकी बात करें तो मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017, मलेरिया सहित वाहक जनित रोगों को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मलेरिया उन्मूलन अनुसंधान गठबंधन भारत अर्थात मेरा भारत मेरा इंडिया नामक प्रोग्राम इत्यादि को चलाया गया है। वहीं मलेरिया के बारे में बात करें तो यह मच्छर जनित एक प्राणघातक रक्त रोग है जो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। यह परजीवी संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छरों के काटने से फैलता है। आगे बात कर लेते हैं विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 जारी की गई है इसके बारे में। तो देखिए यह रिपोर्ट जो है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब का वर्तमान में प्रमुख उत्पाद है। इसे विश्व के अग्रणी अर्थशास्त्रियों के एक समूह द्वारा तैयार किया गया है। इसके मुख्य निष्कर्ष क्या है तो पहला है वर्तमान में वैश्विक आय का 52% भाग विश्व के शीर्ष 10% धनी लोगों के पास है, जबकि विश्व की सर्वाधिक निर्धन आधी आबादी जो है वैश्विक आय का मात्र 8.5% अर्जित करती है। तो देखिए मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका अर्थात जिसे शॉर्ट में हम लोग मीना कहते हैं MENA मीना में सर्वाधिक असमानता व्याप्त है, जबकि यूरोप में असमानता का स्तर सबसे कम है। वैश्विक स्तर पर लैंगिक असमानता बहुत अधिक है और देशों के भीतर इसमें सुधार की प्रगति दर बहुत धीमी है। कार्य से प्राप्त कुल आय अर्थात श्रम आय में महिलाओं की हिस्सेदारी वर्ष 1990 में लगभग 30% थी और वर्तमान में यह 35% से भी कम है, मतलब बहुत ज्यादा कोई सुधार नहीं हुआ है। राष्ट्रीय औसत आय के स्तर असमानता के भ्रामक अस्पष्ट सूचक हैं। राष्ट्रीय औसत आय के जो स्तर हैं ये असमानता के भ्रामक या अस्पष्ट सूचक हैं। उच्च आय वाले देशों में से कुछ में बहुत अधिक असमानता की स्थिति विद्यमान है, जैसे कि अमेरिका, जबकि उच्च आय वाले अन्य देशों में अपेक्षाकृत समानता की स्थिति मौजूद है, जैसे कि स्वीडन। विनियमन और उदारीकरण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के उपरांत वर्ष 1980 के दशक के बाद से आय एवं संपत्ति की असमानताएं लगभग प्रत्येक स्थान पर बढ़ रही हैं। वहीं भारत विशिष्ट निष्कर्ष क्या है तो वर्ष 2021 में शीर्ष 10% की आय कुल राष्ट्रीय आय का 57% हिस्सा है। मतलब भारत की कुल आबादी के 10% लोगों के पास, ऊपर जो शीर्ष 10% लोग हैं उनके पास भारत की कुल आय राष्ट्रीय आय का 57% हिस्सा है, जबकि नीचे के 50% की हिस्सेदारी मात्र 13% है। महिला श्रम आय की हिस्सेदारी लगभग 18% है, जो एशिया में औसत से कम है। आगे चलते हैं। इसी में भारत में निचले स्तर की 50% आबादी यूरोपीय संघ के निचले स्तर की 50% आबादी में औसत व्यक्ति की तुलना में औसतन 5 गुना कम उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है या उत्तरदायी है। आगे चलते हैं। कर्नाटक ने पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का विरोध किया है। तो देखिए राज्य के अनुसार कस्तूरीरंगन रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसरण में पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र ESZ घोषित करने से क्षेत्र के लोगों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और क्षेत्र में विकास संबंधी गतिविधियां बाधित होंगी। साथ ही कर्नाटक का वन क्षेत्र पहले से ही वन संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित है। राज्य ने यह भी उल्लेख किया है कि कस्तूरीरंगन रिपोर्ट 2013 उपग्रह से प्राप्त चित्रों के आधार पर तैयार की गई है, लेकिन जमीनी वास्तविकता अलग है, क्योंकि क्षेत्र के लोगों ने पहले से ही पर्यावरण अनुकूल तरीकों से कृषि और बागवानी गतिविधियों को अपनाया हुआ है। कस्तूरीरंगन रिपोर्ट के मुख्य तथ्यों की यदि बात करें तो इसने पश्चिमी घाट के कुल क्षेत्रफल के 37% हिस्से को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र ESA घोषित करने का प्रस्ताव किया है। यह लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। इसमें से कर्नाटक में ESA अर्थात
पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत 46.5% है। पूर्व में, मतलब इससे पहले, कस्तूरीरंगन समिति के पहले वर्ष 2011 में गाडगिल समिति की रिपोर्ट ने पश्चिमी घाट क्षेत्र के 64% हिस्से को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करना प्रस्तावित किया था। रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की यदि बात करें तो रेड श्रेणी, इनको श्रेणी में बांटा गया है, रेड, ऑरेंज, ग्रीन। तो रेड श्रेणी के उद्योगों जैसे कि खनन और उत्खनन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ऑरेंज श्रेणी जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण, होटल और रेस्तरां, ऑटोमोबाइल सर्विसिंग इत्यादि को विनियमित किया जाना चाहिए, तथा ग्रीन श्रेणी के उद्योग जैसे कि अनाज का प्रसंस्करण, वस्त्र निर्माण आदि को यथावत कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेस्टर्न घाट को, ये जो ग्रीन ग्रीन दिखाया गया वेस्टर्न घाट है आपका, गुजरात से प्रारंभ होकर के तमिलनाडु नीचे तक जाता है। ठीक है, ये आप मैप में देख सकते हैं। देखिए इसके बारे में कुछ और देखें, खतरे में क्या है। तो 1,64,280 वर्ग किलोमीटर पश्चिमी घाट कुल, मतलब इतने 1,64,280 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सम्मिलित करता है। यह 6 राज्यों में व्याप्त है। आप मैप में देख सकते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। यह प्रायद्वीपीय भारत में प्रमुख जल संभर का निर्माण करता है, साथ ही देश में वर्षा के प्रारूप को प्रभावित करता है। यह प्रत्येक वर्ष 4 मिलियन टन कार्बन को निष्क्रिय करता है। लगभग 10% उत्सर्जन देश के सभी वनों द्वारा निष्क्रिय किया जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला है, कोयला मंत्रालय ने मिशन कोकिंग कोल MCC की स्थापना की है। तो देखिए, मिशन कोकिंग कोल भारत में कोकिंग कोल के उत्पादन को बढ़ाने की रणनीति बनाने के लिए गठित अंतर मंत्रालय समिति की सिफारिशों पर आधारित है। कोकिंग कोयले की कोक में परिवर्तित होने की क्षमता को संदर्भित करता है। यह कार्बन का एक विशुद्ध रूप है। इसका उपयोग साधारण ऑक्सीजन भट्टियों में किया जा सकता है। कोकिंग कोयले का उपयोग वात भट्टी अर्थात ब्लास्ट फर्नेस से इस्पात के निर्माण में किया जाता है। घरेलू कोकिंग कोयला राख की उच्च मात्रा इसमें उत्पन्न करने वाला कोयला, जिसमें राख की मात्रा 18% से लेकर 49% के मध्य होती है। यह वात भट्टी में सीधे उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए इसे आयातित कोकिंग कोल के साथ मिश्रित किया जाता है। आयातित कोकिंग कोल में राख की जो मात्रा होती है वो 9% से 9% से कम होती है। मिशन कोकिंग कोल का उद्देश्य क्या है? तो घरेलू कोकिंग कोल के उत्पादन और उपयोग को बढ़ाने के लिए कार्य योजना तैयार करना और नई तकनीकों को अपनाना, निजी क्षेत्र के विकास के लिए कोकिंग कोल ब्लॉकों का आवंटन करना तथा नई कोकिंग कोल धोवनशालाओं वॉशरीज की स्थापना करना, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में वृद्धि करना और गुणवत्ता मानकों में सुधार करना। यह उत्पादन को बढ़ावा देने और घरेलू क्षमताओं को मजबूत करने में मदद करता है। इससे आयात में कमी संभव होगी और आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को बल मिलेगा। देश द्वारा वार्षिक आधार पर लगभग 50 मीट्रिक टन कोकिंग कोयले का आयात किया जाता है। वित्त वर्ष 2020-21 में आयातित कोकिंग कोयले की जो मूल्य रहा है वो 45,435 करोड़ रुपए था। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण IWAI ने कार्गो व यात्री यातायात के लिए 111 राष्ट्रीय जल मार्गों में से 25 को स्वीकृति प्रदान की है। देखिए, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने राज्यसभा में सूचित किया कि इन जलमार्गों की पहचान IWAI अर्थात भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण द्वारा किए गए तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता सर्वेक्षण का परिणाम है। यह सर्वेक्षण जलमार्ग के विस्तार की पहचान और विकास के लिए किए जा रहे अभ्यासों का एक हिस्सा है। इन विस्तारों को पूर्ण आर्थिक गलियारों में विकसित किया जा सकता है। इससे कार्गो अर्थात मालवाहक पोत और यात्रियों दोनों की आवाजाही की सुविधा मिलती है। इससे पहले मंत्रालय ने देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के प्रयास में राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 111 जलमार्गों, 5 पहले से मौजूद थे और 106 नए, इनको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। महत्व इसका क्या है? तो कोयला, फ्लाई ऐश और लौह ऐश जैसे बल्क कार्गो अंतर्देशीय जल परिवहन के माध्यम से किफायती और लागत प्रभावी विकल्प सिद्ध होंगे। और वहीं इसके अतिरिक्त अंतर्देशीय जल परिवहन IWT रेल और सड़क की तुलना में परिवहन का पर्यावरण के अनुकूल तथा कम प्रदूषणकारी विकल्प है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग पर यातायात के विकास के लिए अन्य पहलों में लेवी और शुल्क संग्रह में सुधार, IWT मॉडल का उपयोग करके क्षेत्रीय व्यापार में वृद्धि और रो पैक्स सेवा आज शामिल हैं। कुछ पोर्टल भी लॉन्च किए गए, जैसे हितधारकों के लिए कार्गो और क्रूज की आवाजाही के विश्लेषण एवं प्रसार के लिए कार्गो डेटा CARD पोर्टल, नदी नौवहन और बुनियादी ढांचे की जानकारी के संकलन के लिए पानी पोर्टल, अर्थात
इसका पूरा नाम क्या है? पोर्टल फॉर एसेट एंड नेविगेशन इंफॉर्मेशन, जिसे शॉर्ट में पानी कह सकते हैं आप। कुछ अन्य सुर्खियों की बात करें तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं प्रारूप नोटरी संशोधन विधेयक के बारे में। तो देखिए, सरकार द्वारा नोटरी अधिनियम संशोधन प्रस्तावित किया गया है ताकि किसी व्यक्ति को नोटरी का पेशा अपनाने के लिए अहर्ताओं की संख्या को कम किया जा सके। इससे अधिकाधिक युवा कानूनी पेशे से जुड़ सकेंगे। अन्य प्रावधानों में शामिल क्या है? सक्षम सरकार उस नोटरी पब्लिक का प्रमाण पत्र निलंबित कर सकती है जिसके खिलाफ कदाचार की शिकायत मिली हो। सरकार जांच चलने की अवधि तक कार्रवाई कर सकती है। नोटरी द्वारा किए जा रहे कार्यों का डिजिटलीकरण, और इसके अतिरिक्त ज्ञातव्य है कि नोटरी के पेशे को विनियमित करने के लिए नोटरी अधिनियम 1952 अधिनियम दिया गया था। यह केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों को भी निर्धारित योग्यता रखने वाले नोटरी नियुक्ति करने का अधिकार देता है। आगे बात कर लेते हैं भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्प्रिंग सेट प्रबंधन के बारे में। तो देखिए, नीति आयोग ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्प्रिंग सेट प्रबंधन के लिए एक संसाधन पुस्तिका जारी की है। स्प्रिंग सेट प्रबंधन हिमालयी पर्वतीय झरनों के पुनरुद्धार और संरक्षण से संबंधित है, क्योंकि ये पर्वतीय समुदायों को जल सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्य विशेषताएं क्या है? एक राष्ट्रीय स्प्रिंग मिशन NSM भारत में स्प्रिंग सेट प्रबंधन पहलों के बेहतर समन्वय, कुशल निष्पादन और स्केलिंग की सुविधा प्रदान करेगा। स्प्रिंग संबंधी डेटा पर एक राष्ट्रीय डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इसमें राज्य और राष्ट्रीय स्तर के विज्ञान नीति अभ्यास के लिए नए संघों का निर्माण करना और मौजूदा संघों के लिए समर्थन जुटाना शामिल है। आगे बात कर लेते हैं लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन, जो शॉर्ट में LCRD कह सकते हैं। देखिए, नासा ने अपनी पहली लेजर संचार प्रणाली LCRD को लॉन्च किया है। वर्तमान में नासा के अधिकांश अंतरिक्ष यान रेडियो फ्रीक्वेंसी आधारित संचार का उपयोग करते हैं। लेजर संचार के लाभ क्या होंगे? इसमें अवरक्त प्रकाश इंफ्रारेड लाइट का उपयोग किया जाता है। इसका तरंग दैर्ध्य रेडियो तरंग की तुलना में कम होता है। तो मैं यहाँ पे फैक्ट याद रखिएगा कि लेजर का तरंग दैर्ध्य जो है वो रेडियो तरंगों की तुलना में कम होता है। यह कम समय में अधिक डेटा के संचरण में मदद करता है। वर्तमान रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रणाली के माध्यम के साथ मंगल ग्रह के एक पूर्ण मानचित्र को वापस पृथ्वी पर प्रसारित करने में लगभग 9 सप्ताह लगते हैं, जबकि लेजर के माध्यम से इसमें केवल 9 दिनों का समय लगेगा। आगे बात कर लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड H2S HIV संक्रमण रोकने में सहायक हो सकता है। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के शोध के अनुसार बढ़े हुए हाइड्रोजन सल्फाइड H2S का HIV संक्रमित मानव प्रतिरक्षा कोशिकाओं में वायरस के बढ़ने की दर को कम करने पर सीधा प्रभाव पड़ता है। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस एक ऐसा वायरस है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। यदि HIV का उपचार नहीं किया जाता है तो यह एड्स अर्थात एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम को जन्म दे सकता है। वर्तमान में इसके उपचार में अत्यधिक संयुक्त एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी CAR-T का उपयोग किया जाता है, किंतु इसके निम्नलिखित नुकसान हैं। पहला, विषाक्त अणुओं के निर्माण से ऑक्सीडेटिव तनाव होता है और माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य बाधित होता है। वहीं यह थेरेपी रोगी द्वारा पूर्णतः अपने दवा के नियम का पालन करने पर भी विफल हो सकती है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSR-SAM के बारे में। भारत ने उड़ीसा तट पर चांदीपुर से दूसरी बार मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह प्रक्षेपण ऊर्ध्व प्रमोचन क्षमता के प्रदर्शन के लिए किए गए थे। इसका उद्देश्य सी इस्कमिंग लक्ष्यों सहित निकट परास में विभिन्न हवाई खतरों को निष्प्रभावी करना है। सी स्किमिंग लक्ष्य वे साधन है जो युद्धपोतों पर लगे राडार से बचने के लिए समुद्र की सतह के अधिकाधिक समीप उड़ते हैं। इसे भारतीय नौसेना के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। आगे बात कर लेते हैं राजनीति में महिलाओं के लिए कार्यक्रम CEJ चेंज मेकर के बारे में। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने जमीनी स्तर पर महिला राजनीतिज्ञों के नेतृत्व कौशल के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका नाम क्या है? CEJ चेंज मेकर। इसमें ग्राम पंचायत से लेकर संसद सदस्य और राष्ट्रीय राज्य राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों सहित राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में सभी स्तरों पर महिला प्रतिनिधि शामिल हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्णय लेने, संचार कौशल सहित भाषण, लेखन आदि में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं पैनेक्स 21 के बारे में। तो पैनेक्स 21 मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। यह बिम्स्टेक देशों की भागीदारी के साथ पुणे में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो मतलब बिम्स्टेक देश और भारत, बिम्स्टेक देश में भी भारत शामिल है। तो बिम्स्टेक देशों में शामिल देश कौन से हैं? देखिए, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और भारत। बिम्स्टेक में कुल भारत सहित 7 देश हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।